हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 30 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 31 पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे किस तरीके से लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को, और लास्ट में हम देखेंगे कि वास्तव में आपको इसमें क्या और ऐड करना चाहिए। चलिए, प्रश्न है आपका, साहित्य एवं कला के संरक्षक के रूप में राणा कुंभा का आकलन कीजिए। 20 नंबर का है और 2015 में पूछा गया। आपने इसे लिखा है कि राणा कुंभा ज्ञानी और विद्वान व्यक्तियों के संरक्षक एवं स्वयं ज्ञानी व्यक्ति थे। वह ज्ञान की विभिन्न विधाओं जैसे गणित, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, साहित्य, संगीत में प्रवीण थे। उनकी लोकप्रिय रचना रसिक प्रिया एक टीका थी जो कि गीत गोविंद पर थी। राणा कुंभा एक महान संगीतकार और कुशल वीणा वादक भी थे। इसी क्रम में उन्होंने संगीत शास्त्र, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखे। इनके समय में राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत हुई। साथ ही मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने ही बनवाए। इनके द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ राजसमंद में अचलगढ़ सिरोही, बसंतगढ़ सिरोही, मोमट दुर्ग, बाड़मेर आदि उल्लेखनीय। इन्होंने सिंचाई के उद्देश्य से कई जलकुंड, तालाब और झील भी खुदवाए। ठीक है। फिर आपने लिखा, इनके शासनकाल के दौरान निर्मित कुछ मंदिरों से पता चलता है कि संग तराशी, मूर्तिकला आदि कलाएं उस समय कितनी उन्नत थी। अतः हम कह सकते हैं कि महाराणा कुंभा राजपूत राजाओं में सबसे अद्वितीय व प्रतिभावान थे, जो शुरू में जीत के साथ साथ साहित्य एवं कला के संरक्षक के रूप में भी भरपूर ध्यान दिए, जो राजस्थान एवं देश के राजाओं के लिए एक मिसाल थी। देखिए, यहाँ पे आपकी कुछ सिली मिस्टेक्स हैं। इन मिस्टेक्स से आप हमेशा दूर रहिए। जैसे आपने राजस्थान वर्ड यूज किया ना, उस समय राजस्थान वर्ड यूज ही नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उस समय का राजस्थान आज का राजस्थान नहीं था। वो कई सारे छोटे छोटी रियासतों में बटा हुआ था। चाहे वो मेवाड़ हो, चाहे बीकानेर हो या जैसलमेर हो, आप ऐसे समझिए। ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी, ठीक है। आपने आगे भी एक मिस्टेक की हुई है यहाँ पे राजस्थान को लेकर, तो आप इन सारी चीज़ों से बचा करिए, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं कि वास्तव में इसे आपको कैसे लिखना चाहिए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि आप ये बताइए, साहित्य के फील्ड में और कला के संरक्षक के रूप में राणा कुंभा का क्या योगदान रहा। क्लियर? आपसे सिर्फ इतना पूछा है। जब आप साहित्य की बात करते हो तो सामान्य तौर पर आप साहित्य की जानकारी दे देते हो कि उन्होंने कितने प्रकार के साहित्यों की रचना की और उसे किन किन भाषाओं में लिखा, और किस तरीके से उन्होंने साहित्य के संदर्भ में कई सारे कवियों को या कई सारे विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण दिया। ठीक है, आप ये दिखा देते हो। बट जब कला की फील्ड आती है तो इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कला के बारे में जब आप लिखते हो तो केवल स्थापत्य नहीं लिखना, आपको चित्रकला के बारे में बताना है, आपको संगीत के बारे में बताना है, आपको मूर्तिकला के बारे में बताना है। और जब स्थापत्य आप बताते हो तो उसमें आपको भवन निर्माण बताना है, आपको उसमें मंदिर निर्माण बताना है, उसमें दुर्ग निर्माण के बारे में बताना है। ये सारी चीज़ें उल्लेख करनी है। जब आप इतने पार्ट्स बना देते हो ना, तो एग्जामिनर को एक फील होता है कि आपने उन सारे डायमेंशन को कवर कर लिया। क्लियर? और इस आधार पर फिर आप अपनी घटना को एक अच्छे शब्दों में गढ़ लेते हो। आपकी शुरुआत अच्छी है कि आपने इस तरीके से अच्छा लिखा कि राणा कुंभा ज्ञानी और विद्वान व्यक्तियों के संरक्षक एवं स्वयं ज्ञानी व्यक्ति थे। ऐसे आपको नहीं करना है, क्योंकि ये तो सभी व्यक्ति लिखेंगे। आमतौर पर हर एक पर्सन लिखता है। मैंने आपको बताया, जब ऐसे डायरेक्ट प्रश्न आते हैं ना आपके समक्ष, चाहे वो राणा कुंभा के बारे में हो, चाहे जैनुल आब्दीन के बारे में हो, या फिर अकबर के बारे में, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो आप सबसे पहले क्या करिए, W5H1 थ्योरी का उपयोग किया करिए। W5H1 थ्योरी के अंतर्गत क्या करेंगे आप पहले राणा कुंभा की सामान्य सी जानकारी दे दिया करें कि राणा कुंभा मेवाड़ के एक महान योद्धा व सफल शासक थे। ठीक है, अब आप बताओगे उसी लाइन से कि ये साहित्य स्थापत्य की फील्ड के काफ़ी शौकीन व्यक्ति थे। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में न केवल कई विद्वानों को संरक्षण दिया, बल्कि स्वयं साहित्यिक कृतियों को मतलब कृत कर
अपने आप को उस विधा में पारंगत किया, आप ऐसे बताओगे। क्लियर। अब जब आप साहित्य के विद्वानों की बात करते हो तो उन विद्वानों का आप उल्लेख कर दो कि हाँ इन इन विद्वानों को इन्होंने अपने राज्य में संरक्षण दिया। जब आप इनकी साहित्यिक रचनाओं की बात करते हो तो आप उन साहित्यिक रचनाओं का जिक्र कर दो, जिसमें आप विशेष तौर पर रसिक प्रिया जो गीत गोविंद पर टीका लिखी गई उसके बारे में आप बता सकते हो। आप इनके जो टेम्पल्स हैं उनका जिक्र कर सकते हो, चाहे वो सास बहू का टेम्पल हो या फिर सूर्य मंदिर इनके द्वारा बनवाया गया हो या फिर जैनों के लिए रणकपुर में एक मंदिर बनवाया गया, आप उसका जिक्र कर सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि इन्होंने श्रृंगार चावड़ी में जो कुंभ स्वामी मंदिर बनवाया उसका आप जिक्र करो। आप चित्रकला की फील्ड में इनके बारे में बता सकते हो कि इन्हीं के शासनकाल के दौरान जब हम चित्रकला में देखते हैं तो सुपासनाह चरित्रम नाम का एक ग्रंथ लिखा जाता है जो इन्हीं के काल का है, जो चित्रकला की काफ़ी सारी जानकारी देता है। और खूबसूरती की बात यह है कि उन चित्रों को जो चित्रित किया गया उस ग्रंथ में उसमें स्वर्ण स्याही का उपयोग किया गया, मतलब सोने की स्याही का उपयोग किया गया। ठीक है। आप ये भी बता सकते हो इनके टाइम पीरियड के टाइम पे कि वो विद्वान कौन कौन से थे, जिसमें आप देखते हो चाहे वो सारंग व्यास हों जो कि इनके पर्सनल विद्वान थे। ठीक है। आप कान्हा व्यास को देख सकते हो, आप अत्रि को देख सकते हो जिन्होंने कीर्ति स्तंभ के बारे में काफ़ी सारी अच्छी डिज़ाइंस वगैरह या उसका निर्माण कैसे हो इसके बारे में जानकारी दी। ठीक है। आप ये भी देख सकते हो कि इनकी जो बेटी थी कुंभा की रमाबाई, वो भी अपने आप में महान संगीतज्ञ थी। आप देखते हो कि राणा कुंभा ने न केवल साहित्यिक रचना की बल्कि कई भाषाओं में 4 नाटकों की रचनाएं भी की, चाहे वो नाटक मराठी भाषा में हो, चाहे वो आपका कर्नाटकी भाषा में हो या फिर वो मेवाड़ी लैंग्वेज में हो। इससे क्या स्पष्ट होता है, जब आप इतनी चीज़ें बता देते हो ना तब फिर आप बताओ कि उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि वो कितने ज्ञानी और कितने विद्वान थे। आप जब पहले ही कह देते हो कि वो इतने ज्ञानी और इतने विद्वान थे तो एग्जामिनर ये नहीं समझ पाता है कि आपने ये लाइन बिना तथ्य और बिना तर्क के कैसे कह दी। क्लियर। और जब क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा इस बात की महत्ता बढ़ जाती है कि आप उसमें तथ्यों और तर्कों का समायोजन किस प्रकार रखते हैं। क्लियर। मूल्यांकन वाले में तो होता है कि आप तथ्य कम भी देंगे, तर्क आपके अच्छे हैं तो काम चल जाएगा, बट जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं किसी के योगदान को लेकर तो आप वहाँ पे काफ़ी सारे तथ्यों का एक साथ समायोजन करना पड़ता है और अपनी हर एक बात को तथ्य के माध्यम से प्रूव करना पड़ता है। क्लियर। जब आप इतनी सारी चीज़ें बता लेते हो तब आप बताते हो कि ये मेवाड़ के इतिहास में स्थापत्य का स्वर्ण युग था। क्लियर। और इतनी सारी चीज़ें जब आपने बता दी कि हाँ इनकी रचनाएं कौन सी थी, इनके नाटक कौन से थे, इन्होंने किस प्रकार की क्या कहते हैं चित्रकला को प्रमोट किया, साथ ही आप देखोगे इन्होंने संगीत की फील्ड में मैंने आपको बताया ही कि इनकी जो बेटी थी, सॉरी हाँ इनकी जो बेटी थी वो संगीत की फील्ड में कितनी महान संगीतक थी। और आप जब रणकछोड़ जो मंदिर हैं जैनों के उनमें जो मूर्तियां मिली हैं उनसे भी स्पष्ट होता है कि संगीत के प्रति इनकी कितनी रुचि रही होगी। और एक बात, जो इन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया उसके बारे में कहा जाता है कई सारे हिस्टोरियन के द्वारा, जैसे कि कर्नल टॉड कहते हैं कि ये तो कुतुब मीनार से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्लियर। तो अब आप क्या देखते हो, आखिर उसकी श्रेष्ठता का बखान क्यों किया जाता है, क्यों? क्योंकि उस कीर्ति स्तंभ में न केवल हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों के चित्रों का अंकन मिला है बल्कि कई प्रकार के संगीतक, कई प्रकार की चित्रकलाएं, कई प्रकार की मूर्तियों का ऐसा समायोजन किया गया है कि वो अपने आप में अनुपम लगता है या अपने आप में उस समय की भव्यता को दर्शाता है। क्लियर। और आप ये भी देखते हो, हालांकि आपने इस चीज़ को लिखा है कि मेवाड़ में लगभग जो 80 से 84 जो दुर्ग हैं उनमें से 30 से 35 दुर्गों का निर्माण सिर्फ इन्होंने ही कराया। क्लियर। तो आप ऐसे इन चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे और जब आपने अपनी ये बातें पूरी एक्सप्लेन कर ली, ठीक, तब आपके पास बचता है ऐसे प्रश्नों के लिए अंत में कि आप एक ऐसा निष्कर्ष दें जो एग्जामिनर के माइंड में बिल्कुल छप जाए। ऐसा निष्कर्ष बिल्कुल भी मत दिया करिए या तो हम कह सकते हैं महाराणा कुंभा राजपूत राजाओं में सबसे अद्वितीय। जब आप ये कह देते हो ना तो आप क्या करते हो कि आप अन्य राजपूत राजाओं की सफलता पे, उनकी महानता पे, उनकी महत्ता पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हो।
क्लियर। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्यों? क्योंकि इससे हो सकता है एग्जामिनर, हो सकता है राणा कुंभा से इतना प्रश्न न रहता हो सकता है एग्जामिनर को कोई और व्यक्ति मेवाड़ का शासक पसंद हो, उसको जयसिंह सबसे ज़्यादा फेमस लगते हो, तो आप क्या कर सकते हो बताइए। इसीलिए आप किसी को एक्सट्रीम मत करो। हाँ, आप इनके बारे में एक ऐसी लाइन लिख सकते हो, वो ये कि उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि महाराणा कुंभा के बारे में इतिहासकार जैसा कहते हैं कि वो कटार, कलम और कला की त्रिवेणी से संयोजित थे। समझ गए क्या? कटार, कलम और कला, इन तीन के से वो संयोजित थे। आप जब ये लाइन लिख देते हो ना, तब क्या हुआ कि आपने कला के बारे में बता ही दिया, आपने कलम के बारे में भी बता दिया, और कटार के बारे में जब आप भाई साहब हमसे क्वेश्चन कभी पूछोगे तो हम बता देंगे। क्लियर? ऐसा आप योगदान दिया करिए। और फिर आप ये भी दे सकते हो आगे कि इनके द्वारा जो आधारशिला रखी गई, चाहे वो साहित्य की फील्ड में, चाहे वो कला की फील्ड में, वो बाद के काल के लोगों के लिए एक प्रासंगिकता प्रदान की, जिसमें आप देखोगे कि आगे चलकर कई सारे राजाओं ने, चाहे वो मेवाड़ के हों या आसपास की रियासतों के हों, उन्होंने इससे प्रेरणा प्राप्त की और भारत की कला और संस्कृति को अनुपम देन प्रदान की। क्लियर? तो आप ऐसे इसको लिखा करिए जब भी आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे। हाँ, आप ये जो तथ्य काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जैसे डाल दिए, तो आपको ये भी सोचना है कि ये प्रश्न आपसे एग्ज़ाम हॉल में अगर पूछा जाएगा तो आप इतने तथ्य याद नहीं रख सकते हो। और कोशिश करिए कि तथ्यों की अपेक्षा अपने अंदर तार्किकशीलता लाएं और अपनी लैंग्वेज को काफ़ी अच्छा बनाइए। राजस्थान जो वर्ड आपने यहाँ पे डाला है, आप इसको मत डालिए, क्योंकि राजस्थान वर्ड आपको यहाँ पे नहीं डालना है। हाँ, आपने कहीं से सोर्स लिया होगा तो उन्होंने मिस्टेक कर दी होगी। क्यों? क्योंकि राजस्थान उस समय था ही नहीं। जैसे आप जब मॉडर्न इंडिया पढ़ते हो और आप कलकत्ता को, कोलकाता को कलकत्ता लिख दो, या मुंबई को बम्बई, बम्बई को मुंबई लिख दो, तो अच्छा नहीं लगता वहाँ पे। ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका आंसर काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं आप उन्हें भी इसमें ऐड कर लीजिए। क्लियर? तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट किया। मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ में अगले पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।